अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबका बेइंतहा शुक्रिया जिन्होंने स्टोरी सुनने के बाद नीचे कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दिया है और कहानी को पसंद किया है। तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिस मकसद के लिए मैं कहानी रिकॉर्ड करता हूँ कि आप कहानी सुनते हुए मेरे लफ्ज़ जब आपके कानों में पहुंचे तो आप इस अंदाज में उस कहानी को अपनी बंद आंखों से देख सकें, जैसे बंद आंखों से आपकी आंखों के सामने एक ऐसी फिल्म चल रही है, एक ऐसी मंजर कशी हो रही है, एक ऐसी स्क्रीन ऑन है जिसके अंदर आप अपने आप को इस अंदाज में महसूस करते हैं कि जो जो लफ्ज़ आपके कानों में सुनाई दे रहे हैं वैसा ही मंजर आपकी बंद आंखें देख भी पा रही हैं। इसी तरह आज की कहानी को शुरू करता हूं। यह कहानी मुझे भेजी है शहाबुद्दीन ने, दिल्ली, इंडिया से। सादिया इस छोटे से गांव के अंदर जब से ब्याह के आई थी, उसका शौहर, उसकी सास और वहां पे मौजूद दादी सब उसे बेइंतहा खुश थे। और उसकी वजह थी सादिया की वो फर्माबरदारी कि जैसे ही वो दुल्हन बन के इस घर में पहुंची तो उसका शौहर इम्तियाज, जो उसकी खूबसूरती पे मर मिटा था। जब उसने पहली दफा अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो वो सोच भी नहीं सकता था कि वो गांव का एक आम सी शक्ल सूरत वाला नौजवान एक ऐसी हसीन और जमील लड़की का शौहर बन चुका है। उसे देखते ही उसे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा और उसी रात से ही उसे अपनी बीवी सादिया से प्यार हो गया। सास, ससुर और दादी यकीनन सी बातें मुंतजर थीं कि बहू तो घर में ले आए हैं, कोई शक नहीं भला की खूबसूरत है। अब देखते हैं सूरत के साथ साथ सीरत कैसी है, किरदार की कैसी है। लेकिन उस दुल्हन ने कुछ ही दिनों में सबके दिलों में ऐसी जगह कर ली कि सभी उससे बेइंतहा प्यार करना शुरू हो गए। उसने इस घर को आते ही अपना घर समझ के इस अंदाज में सबकी खिदमत की, सबके भाग भाग के ऐसे काम किए जैसे वो इस घर में कई सालों से रह रही हो। घर के एक एक चप्पे से ना सिर्फ वाकिफ हो गई थी किसको किस टाइम पे क्या चाहिए, कब किसे खाना चाहिए, कब किसे चाय चाहिए, कब किसे क्या चाहिए, वो सब सीख चुकी थी। यूं इस घर के अंदर सबकी बेइंतहा दुआएं लेती। दादी तो उसे बेइंतहा दुआएं देती। बुजुर्ग थी, कहती जैसी शक्ल खूबसूरत है वैसी ही नेक सीरत है। इम्तियाज बेटा, तुझे तेरे कर्मों का सिला मिला है। तूने जो जिंदगी में अच्छा किया है ना, उसी के सिले में तुझे ऐसी खूबसूरत भी और ऐसी फर्माबरदार बीवी भी मिली है। बस अब दुआ है मरने से पहले तेरी औलाद देख लूं। तो वो कहता, दादी अभी उम्र ही क्या है आपकी, आप मरने की बात क्यों करती हैं? अभी आप जवान हैं, आप तब तक जिंदा रहेंगी जब ये मेरे बच्चे पैदा होने के बाद जवान हो जाएंगे और उनकी शादियां होंगी। आप अपने हाथों से मेरे बच्चों की शादियां करेंगी, फिर आप कहीं सोचिएगा ऊपर जाने का, अभी तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो हंस के कहती, ये तो अल्लाह की रजा है, जब बुलावा आएगा कौन बुलावे को टाल सकता है, सबको जाना है। शादी के 6 महीने ही खुशखबरी सुना दी गई कि सादिया मां बनने वाली है। पूरे घर के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, सब खुश थे। इस घर में खुशी आने वाली थी। गांव का ये कच्चा सा घर जिसके अंदर 3 कमरे बने हुए थे, पीछे वाला हिस्सा जानवरों के लिए था, जहां पे दिन के टाइम में बड़ा सा जो एक सहन था, दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त की छांव के नीचे काफी उन्होंने बकरियां जो पाल रखी थी वहीं पे बंधी रहती, और पीछे वाले हिस्से में वहां पे उन्होंने गाय और भैंसें पाली हुई थी। उस घर के अंदर
किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय इसके कि वो एक गांव का कच्चा सा घर था। गांव के लोग कच्चे घरों में उस वक्त में ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि जो कच्चे मकान होते थे गर्मियों में इंतहाई ठंडे और सर्दियों में मिट्टी की वजह से इंतहाई गर्म हो जाते थे। यूं बच्चे की नवीद सुन के बेइंतहा जहां सारे खुश थे, और वो रात आ पहुंची जब उस गांव की दाई को बुलाना था और बच्चे की पैदाइश होनी थी। उस दिन सुबह से ही आसमान ने बादलों को इस अंदाज में घेर रखा था कि तमाम के तमाम बादल जो काले स्याह थे उनके अंदर से बिजली इस जोर से चमकती कि देखने वाले कहते भाई आज तो बादलों के तेवर बताते हैं, जोर से ना सिर्फ गरजेंगे बल्कि गरजने के साथ साथ बरसेंगे भी भरपूर अंदाज में। गांव वाले इन बातों का बहुत अच्छी तरीके अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि फसल कब बोनी है, कब बीज बोना है, कब फसल काटनी है। तो ऊपर मौजूद आसमान पे उन बादलों के अंदर चमकती बिजली को देख के फौरन वो बता सकते थे ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं या बरसने वाले भी बादल हैं। क्योंकि वो कुछ लोग कहते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये तो बादल गरज भी रहे थे और बरसने के लिए भी तैयार थे। और फिर ऐसी तेज बारिश हुई, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। और उसके बाद फिर बूंदाबांदी मुसलसल चलना शुरू हो गई। कोई तकरीबन 2 घंटे तक बारिश होती रही। उसके बाद बारिश तो रुक गई लेकिन बूंदाबांदी मुसलसल हो रही थी। बारिश के कतरे हर जगह पे गिर रहे थे। शाम होते ही सादिया के पेट में दर्द होने लगा। यकीनन सी बात थी, बच्चे का वक्त करीब आ रहा था। फौरन इम्तियाज की मां ने कहा, इम्तियाज बेटा जाओ दाई को बुला कर लाओ, लगता है बच्चे की वलादत का टाइम हो गया है। जी अम्मी मैं बुला कर लाता हूं। इम्तियाज घर से निकल पड़ा, दाई के घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी क्योंकि वो पहले से जानती थी कि इस घर में वलादत का टाइम करीब से करीब है। तो समझ गई, बोली इम्तियाज बेटा आती हूं मैं। वो दाई को लेकर जब अपने साथ आ रहा था तो बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। जो अभी बूंदाबांदी हो रही थी वो इतनी तेज बारिश हुई कि बड़ी मुश्किलों से पानी में भीगते हुए थल थल हर तरफ पानी जो था उसके अंदर वो कदम रखते तो छक छक की आवाजें पैदा करते हुए इम्तियाज और वो दाई चलते हुए घर की तरफ आ रहे थे। यहां तक कि वो उस घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। दाई अंदर दाखिल हुई। बच्चे की वलादत हो गई। इम्तियाज को उम्मीद थी कि मेरे यहां पहला बेटा पैदा होगा। दादी की भी ख्वाहिश थी बेटा पैदा हो। सास की ख्वाहिश थी बेटा या बेटी कुछ भी हो, जो अल्लाह की रजा। और जब सादिया ने जन्म दे दिया, जो भी इस दुनिया में बेटी या बेटा आना था उसका वजूद इस दुनिया में आ चुका, तो दाई उस कमरे से बाहर निकल आई। सास जो बाहर मुंतजिर थी बोली, क्या हुआ है, बेटी या बेटा? तो सास का रंग उड़ा हुआ था, चेहरा अजीब सा था, जैसे वो डरी हुई हो, सहमी हुई हो। क्या हुआ है तुम्हें? तो वह एकदम से बोली, ना ही बेटी हुई है ना ही बेटा हुआ है, एक नाग पैदा हुआ है। नाग? क्या? ये क्या कह रही हो? नाग? नाग कैसे पैदा हो सकता है? नाग तो सांप, वो तो कोई सपने ही पैदा कर सकती है। ये तो इंसान है। आओ मेरे साथ। उसे लेकर अंदर गई। नीचे एक सुनहरा सा, चमकता हुआ सफेद सुनहरा सा सांप रखा हुआ था। ये क्या है? दाई बोली, यही है जो पैदा हुआ है। साहब एकदम से बोली, ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान कैसे एक सांप को जन्म दे सकती है? ये तो बिल्कुल एक सांप है।
दाई बोली, ये तो मैं नहीं जानती कि एक इंसान ने कैसे सांप को जन्म दे दिया है, लेकिन इतना जानती हूं कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि कुछ अजीबुल खलकत यानी अजीब शक्ल वाले भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये तो खुदा के काम हैं, खुदा जाने, लेकिन मैंने भी पहली दफा देखा है एक सुनहरी नाग पैदा होना। बस मेरी मानो तो इस सांप को मार दो और सारे गांव जो मुंतजिर हैं खुशखबरी के लिए उनको कह देना बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था, इसलिए फौरी तौर पे हमने दफना दिया। सास जो खड़ी उस सांप को देख रही थी, जो नीचे हल्का हल्का हिल रहा था, जो जिंदा था, परेशान सी हुई और बोली, तुम ठीक कहती हो, बस एक मेहरबानी करना, गांव में तुम भी यही बात सबको कहना जो तुमने मुझे कही है। तुम तो जानती हो हम शरीफ से लोग हैं, अगर ये बात गांव में फैल गई तो बहुत बदनामी होगी। हमारी बहू भी बहुत अच्छी है, नेक है, फर्मा बरदार है, बट पता नहीं ये क्या राज है, समझ नहीं आ रही। उसने कहा परेशान मत हो, मैं जानती हूं तुम्हारी बहू को भी, तुम्हारे घर को भी। जो तुम्हें कहा है वही सारे गांव को कहूंगी कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है। बस अब मुझे देर हो रही है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरी फैमिली परेशान होगी। वो कह रहे थे जल्दी से मां वापस आ जाना, बेटे से कहो मुझे छोड़ आए। बेटा जो बाहर मुंतजिर था, उसे मां ने जाके जब कहा, बेटा सांप पैदा हुआ है। क्या मां क्या कह रही हो, कोई नाग पैदा हुआ है? हां नाग पैदा हुआ है, मैं अपनी आंखों से देख आई हूं। जाओ पहले दाई को छोड़कर आ जाओ, उसके बाद इस नाग को मार के कहीं दफना दो। उसको समझ ही नहीं इम्तियाज को मां क्या कह रही है, लेकिन उसने कहा ठीक है मां, मैं पहले उसको छोड़ के आता हूं। वो दाई को छोड़ने चला गया। उधर ससुर भी मुंतजिर थे, दादी भी मुंतजिर थी कि उनको जब बताया गया कि नाग पैदा हुआ है तो वो भी परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान के यहां बच्चे की बजाय नाग एक सांप पैदा हो जाए, वो भी सुनहरी रंग का। उन्होंने कहा दाई सही कह के गई है, इम्तियाज जैसे ही आता है उसे कहो वो उसे मार डाले और जाके जमीन में अभी ही कहीं दफन कर दे। दादी और ससुर ने देखने से भी इनकार कर दिया कि जब है ही सांप उसको देखना क्या, बस उसे फेंक दो। दादी को तो कराहत आ रही थी कि मैं तो उसको देखना भी नहीं चाहती, बस सुन लिया मेरे लिए इतना काफी है। उस सांप को, उस नाग को बस दफनाओ जल्दी से मार के। जब इम्तियाज वापस पहुंचा, उसे अपनी बीवी से बहुत प्यार था। बीवी ने उससे पूछा कहां है मेरा बच्चा? इम्तियाज उससे बोला तुमने एक नाग को जन्म दिया है। क्या? मैंने एक नाग को जन्म दिया है? हां एक नाग को जन्म दिया है। कहां है वो बच्चा, वो नाग? उसने अपनी बीवी को उस नाग को दिखाया। जैसे ही उसने नाग को देखा तो वो खुद एक मां थी, उसने एक 9 महीने बच्चे को पेट में रखा था, और जब देखा एक नाग पैदा हुआ है वो खुद भी कांप गई कि ये क्या हुआ है। तो उसी लम्हे मां बाहर से इम्तियाज को बुलाने आ गई और इम्तियाज बाहर चला गया। और जैसे ही इम्तियाज बाहर गया, सादिया अपनी माजी में खो गई। उसे अपना सब माजी याद आ गया। वो शहर में एक लहरने वाली लड़की थी। जिस मोहल्ले में वो रहती थी उसी घर के बिल्कुल पास ही एक घर था जहां बुशरा रहती थी। बुशरा और सादिया बहुत अच्छी बचपन से ही दोस्त बन गई थी। सादिया ने स्कूल का मुंह तो नहीं देखा था, लेकिन उसने कुरान मजीद जरूर पढ़ा था। मां ने उसको कढ़ाई, सिलाई, खाना पकाना उस वक्त जो सिखाया जाता था उसको सिखाया था। बुशरा और सादिया जैसे ही जवान हुई, दोनों के अंदर बेइंतहा मोहब्बत थी। बुशरा हर अपनी बात सादिया से मनवा लेती थी। सादिया बहुत हसीन और जमील लड़की थी। बुशरा उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, लेकिन तेज तरार सी लड़की थी।
बुशरा सादिया के साथ ऐसा ऐसा मजाक करती कि वो अक्सर गुस्सा कर जाती कि अगर इस तरह का मुझसे मजाक करेगी तो मैं तेरी दोस्ती छोड़ दूंगी। वो कहती थी तू दोस्ती छोड़ ही नहीं सकती, तो मेरी जान है, जान। और फिर एक दिन वो उसे लेकर जब बाहर निकली तो सादिया ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। बुशरा बोली तू मेरी जान है ना, तू मेरी दोस्त है ना, तू मेरी सबसे बेहतरीन सहेली है, तू मेरी राजदार है ना, तेरे बगैर मुझे घर वाले जाने नहीं देते, तू जानती है कहीं भी जाना होता है तुझे साथ लेके जाती हूं, तुझसे कुछ दिल की बात करनी है। हाँ हाँ बोल बोल बुशरा, क्या बात है। सादिया बोली मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। क्या? ये क्या कह रही है तू? तुझे एक लड़के से प्यार हो गया है? हाँ, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। कैसे? वो तुझे कैसे मिला और तुझे कैसे बुशरा उससे प्यार हुआ? रुक ना, तफसील से बताती हूं। कल तुझे मैं बुलाने, कुछ अरसा पहले मैं तुझे बुलाने आई थी, तू मसरूफ थी, तू मुझे साथ बाहर नहीं गई, तो मैं खुद ही बाहर चली गई। अम्मा घर पे नहीं थी तो मैंने कहा मैं खुद ही जाकर ले आती हूं। तू भी साथ नहीं गई तो मैं जा रही थी तो मेरे सामने बिल्कुल इस अंदाज में एक लड़का आकर टकराया कि उसकी भी टकराने की नीयत नहीं थी और मैं भी सर नीचे झुकाए जा रही थी। टकराने की नीयत तो मेरी भी नहीं थी, लेकिन जिनको टकराना होता है, नसीब में लिखा होता है, तो टकरा ही जाते हैं। और जैसे मुझसे टकराया, मैंने सर उठा के उसको देखा तो उसने फौरी तौर पर मुझसे माजरत की। वो भी अपनी सोचों में गुम था और मैं भी नीचे ही देखती जा रही थी। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी वाज़ेह थी कि वो जान के नहीं टकराया, वाकई वो किसी गहरी सोच में गुम था, इसलिए टकरा गया है। उसने बार बार माजरत की, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। सादिया, यकीन मानो वो इतना खूबसूरत नौजवान था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो मुझसे बार बार सॉरी कर रहा था। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखते हुए कहा मैं जानती हूं आप जान के नहीं टकराए, कोई बात नहीं। और फिर मैं तो उसकी दीवानी हो गई। और जब उसने देखा कि मैंने उसकी माजरत कबूल कर ली है तो उसने डरते डरते कहा मेरा नाम बिलाल है। और मैंने उसे बताया कि मेरा नाम बुशरा है। अब बिलाल का कॉन्फिडेंस, उसका हौसला वापस आ चुका था। उसके अंदर वो जो खौफ था कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। जब उसने देखा सामने वाली लड़की मुस्कुरा कर देख रही है तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा आप यहीं कहीं रहती हैं? और यूं बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, डर रही थी कोई उनको यूं खड़े हुए देख ना ले। और वो समझ गया तो बोला हाँ कोई देख सकता है, अगर आप बुरा ना माने तो पास ही एक पार्क है, हम वहां चलकर बैठ जाते हैं। वो बोली ठीक है आप चलिए, मैं वहीं पे आ रही हूं। उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। बिलाल आगे आगे चलता गया, पार्क में एक जगह पे जाके बेंच पर बैठ गया और पीछे बुशरा में इधर उधर देखते हुए कि कोई भी नहीं उसका पीछा कर रहा। किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि वो भी पहली दफ़ा किसी लड़के से मिल रही थी। बेंच पे जाके उसके साथ बैठ गई। दोनों ने बैठ के कितनी देर बातें की, टाइम का पता ही ना चला। जब उसने देखा कि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वो उठ के जल्दी से खड़ी हो गई और बोली अब मैं चलती हूँ, देर हो गई तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ना नहीं है। तो बोला फिर कब मिलेंगी आप? तो बोली अब मैं अकेली तो आ नहीं सकती, आज तो माँ घर पे नहीं थी, मैं आ गई। मैं अपनी दोस्त के साथ निकलती होती हूँ, अपनी दोस्त को लेकर आ जाऊंगी, वो कहीं बैठ जाएगी और हम मिल लेंगे। जिस पार्क में वो बैठे थे वो नाम का ही एक पार्क था, असल में वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। बहुत घने दरख्त लगे हुए थे उस कब्रिस्तान के अंदर, कई बेरी के भी दरख्त लगे हुए थे। बहुत पुरानी कब्रें बनी हुई थी, कच्ची पक्की कई कब्रें, झाड़ियाँ उगी हुई थी। वो कब्रिस्तान कम एक जंगल ज़्यादा लगता था, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, लगता था जैसे कोई अपने प्यारों को दफनाने के बाद भूल ही गया हो कि वापस जाके उनकी कब्र की भी हालत देखनी है, मुरम्मत करनी है, झाड़ियों को काटना है, कोई नहीं आता था। कब्रिस्तान के बिल्कुल एंड पे ही एक छोटा सा नाम का ही पार्क बना दिया गया था। और वो उसे बताते हुए बोली यकीन मानो एक दफ़ा देखो तो सही, तुम बिलाल को देखोगी देखती ही रह जाओगी। सादिया बोली बुशरा ये तूने क्या किया? तेरे माँ बाप को पता चलेगा, क्या गुजरेगी उनके ऊपर?
ये तूने बहुत गलत काम किया है, और उसको समझाना शुरू हो गई। बुशरा जानती थी वो एक लंबा लेक्चर देगी, उसने लंबा लेक्चर दिया, और जब वो लेक्चर दे चुकी तो बोली अच्छा अब लेक्चर पूरा हो गया, बस तुझे इतना कहना था कि कल तुझे मेरे साथ चलना है, मैंने उसे कल मिलना है। बोली मैं क्यों जाऊंगी, तेरा दिमाग ठीक है, किसने देख लिया, मिलना तूने है, पकड़ी मैं जाऊंगी। बुशरा उसे अपनी कस्में देने लगी, वास्ते देने लगी। बेस्ट फ्रेंड होती है, आखिरकार मना लेती है। बुशरा ने जैसे कैसे उसे मना ही लिया। अगले दिन बुशरा उसके घर पहुंची, उसकी मां से कहा आंटी मुझे जाना है मार्केट, तो मैं सादिया को साथ लेकर जा रही हूं। यूं दोनों बाहर निकली और उसी पार्क के पास बिलाल पहले से ही उनका मुंतजिर था। दूर से ही सादिया ने बिलाल को देख लिया था। हाँ सच्ची बात थी, वो हैंडसम था, खूबसूरत था, कदो काट भी अच्छा था, लेकिन उसने अपनी नज़रें झुका ली। एक निगाह इसलिए देखा था क्योंकि उसकी दोस्त उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, वरना कभी भी वो लड़कों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। बुशरा ने पूछा कैसा लगा बिलाल? मेरी बला से वो जैसा भी है मैं क्यों बताऊं, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे तुम जानो। मैं तो मोहब्बत के जो तुमने वास्ते दिए, दोस्ती के वास्ते दिए, मैं मजबूर होके आ गई हूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं तुम्हें बताऊंगी वो अच्छा या बुरा। जाओ उससे मिलो जल्दी और हम वापस चलें। बस चलते हैं ना, बस चलते हैं, तुम रुक जाओ, तुम कहीं पे भी इधर उधर बैठ जाओ, पार्क इतना बड़ा तो था नहीं। खैर फिर भी सादिया बेचारी इधर उधर फिरना शुरू हो गई इस अंदाज में कि घर वालों में से कोई आ भी जाए तो वो इस अंदाज में दरख्तों के पीछे हो कोई उसको देख ना सके। यूं वो दोनों बैठकर बातें करते रहे। और जब सादिया ने देखा अब टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसको इशारे से कहा उठ जाओ, टाइम ज्यादा हो गया है। यूं बुशरा वहां से उठ गई। ये पहला दिन था, सादिया को बहुत डर लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन जानती थी कि क्या करूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसको इस तरह छोड़ दिया, इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, लेकिन मैं तहैया कर लेती हूं कि आइंदा इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन बुशरा कहां बाज आने वाली थी, उसने फिर से उसे राजी कर लिया, उसे मना लिया और फिर से सादिया को अपने साथ ले गई। हां यह था कि उन मुलाकातों के सिलसिले में एक लंबा गैप आ जाता, वो जल्दी नहीं मिलती थी, एक कम लंबे गैप के बाद मिलती थी। आज भी जब बुशरा घर पहुंची सादिया को लेने के लिए तो इसलिए आई थी, आज उसकी फिर मुलाकात थी। सादिया ने हाथ उठा लिया और क्लियर कह दिया नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगी, ना बाबा ना। वो बोली यार प्लीज चली चलना। उसने कहा तू बिलाल को कहती क्यों नहीं, वो अपने माँ बाप को तेरे घर रिश्ते के लिए भेज दे, सीधा सीधा निकाह करो, शादी करो, माँ बाप की रजामंदी शामिल हो जाएगी, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी और तुम सुकून से एक दूसरे के साथ रहो। यार उसने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की है, अभी वो सेटल नहीं है, वो सेटल होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अपने पाँव पे तो खड़ा हो जाए। जैसे ही अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा वो फौरी तौर पे अपने घर वालों को मेरे घर भेज देगा। अच्छा चलना, अब उठ जा यार। उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैं बस एक सूरत में जाऊंगी, तुम लोग शादी करो। अच्छा बाबा मैं वादा करती हूं उसको आज ही राजी करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मेरे घर अपना रिश्ता भेजे। अब मंजूर? सादिया बेचारी मान गई। वो दोनों रवाना हो गई। आज पता नहीं क्यों सादिया का दिल पहले ही घबरा रहा था। उसने बुशरा को जाते हुए रास्ते में कहा यार पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। वो बोली कुछ भी नहीं, वैसे ही तुम्हें लग रहा है, कुछ भी नहीं है। खैर वो दोनों चलती हुई पहुंच गई, बिलाल पहले से मौजूद था। उसके दिल को अजीब सा हो रहा था। वो चलते चलते पार्क की बजाय आज बेध्यानी में सादिया कब्रिस्तान की तरफ चली गई। कब्रिस्तान के अंदर जैसे ही दाखिल हुई उसे खुद अंदाजा नहीं था, जैसे कोई कशिश, जैसे कोई सहर, जैसे कोई जादू उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, और ना चाहते हुए भी वो एक बेरी के दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखना शुरू हो गई। वो खुद नहीं जानती थी वो कब्रों को इस तरह हैरानी से क्यों देख रही है। कब्रों में तो देखने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन वो खड़ी रही यहां तक कि आज इतना टाइम गुजर गया उस बेरी के दरख्त के नीचे
जहां सादिया जाकर बुशरा से कहती थी बस बहुत टाइम हो गया, चलो हम घर चलें, आज उसको खुद एहसास ना रहा कि वो कितनी देर वहां खड़ी रही है। बुशरा ने देखा आज वो उसे बुलाने नहीं आ रही, टाइम ज़्यादा हो गया है, वरना तो सादिया उसे बुला लेती थी। वो खुद परेशान हुई, उसने बिलाल को खुदाफिज करके भेज दिया और चलती हुई ढूंढती हुई आई तो क्या देखती है, दोस्त एक बेरी के दरख्त के नीचे कब्रिस्तान में इस अंदाज में खड़ी हुई है, उसे दुनिया जहान का होश ही नहीं है। सादिया, सादिया, वो एकदम से चौंकी। हाँ, यहां क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहां क्यों खड़ी हूं? उसे खुद भी अंदाजा नहीं था वो वहां क्यों खड़ी हो। चलो देर हो गई है। आज पहली दफा था कि बुशरा कह रही थी चलो देर हो गई है, वरना सादिया बार बार कहती जल्दी करो, देर हो रही है, देर हो रही है। वो दोनों घर की तरफ जा रही थी। बुशरा अपने घर चली गई, सादिया अपने घर तो चली गई, लेकिन उसके सर में बेइंतहा दर्द सा हो रहा था। वो अपने घर पहुंची, पहुंचते ही मां से बोली, अम्मा मैं जरा लेटने जा रही हूं, पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है। मां ने कहा अच्छा ठीक है, तू लेट जा बेटी। थोड़ी देर के बाद मां कमरे में गई। कैसा है, सर का दर्द बेहतर हुआ? नहीं मां, सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। मां ने सर के दर्द के लिए जो दवाई वगैरह थी वो दे दी कि बस खाना वगैरह खा ले, तू लेट जा, ये बाजू का होता है, ठीक हो जाएगा। मां ने खाना वगैरह खिला दिया। वो लेट गई, यहां तक के गहरी नींद सो गई। जब सुबह उठी तो उसके सर में अभी तक दर्द था। मां ने पूछा क्या हुआ, सर का दर्द ठीक नहीं हुआ? वो बोली नहीं मां, रात को कई दफा मेरी आंख खुली है लेकिन सर का दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। अब मां ने फिर से एक जो नाश्ता दिया, टोटके वोटके जो घर की खवातीन करती हैं उस तरह के टोटके दे दिए। सर का दर्द ठीक ना हुआ, यहां तक कि शाम हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, घर आई, तबीयत बहुत बेहतर हो गई, सर का दर्द गायब हो गया। ठीक 2 दिन बाद वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि उसे महसूस हुआ उसका वजूद हल्का हल्का कांप रहा है। वो एकदम से परेशान होकर उठ के बैठी, क्या जलजला आ रहा है, ये मेरा वजूद कांप क्यों रहा है, मेरी चारपाई हिल क्यों रही है? लेकिन कमरे में तो कुछ भी नहीं था, ना ही चारपाई पे कोई बैठा था, ना ही कुछ इधर उधर था, सिर्फ ये था कि उसका वजूद हिल रहा था। उसे समझ ही ना आई, वो डर कर उठ के बैठ गई। और उसके बाद उसे इस अंदाज में महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आंखें बंद कर रहा हो और वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जा रही हो, और फिर वो गहरी नींद में चली गई। यहां तक उसने अपने माजी के बारे में सोचा था, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो सादिया जो अपनी माजी में खोई हुई थी, शौहर को सामने खड़ा देखकर एकदम से चौंकी, माजी से वापस निकली और एकदम से ध्यान आया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, सुनहरी नाग को, जिसको उसने अपने 9 महीने पेट में रखा था। उसकी हरकत को महसूस किया था, वो जब उसके पेट में हिलता था। जो एक औरत पहली दफा मां बनती है तो उसकी ममता जाग उठती है कि उसके यहां एक ऐसा फूल खिलने वाला है जो उसके पेट में जन्म ले रहा है, एक नई जिंदगी का वजूद। और वो नई जिंदगी जब इस दुनिया में उसने आंख खोली थी तो वो एक इंसानी बच्चे की बजाय सांप का बच्चा था, नाग था। शौहर ने जैसे ही आके उसे बताया कि मैं इसे उठाने आया हूं और मैं इसे अभी मार कर कहीं दफन कर दूंगा, दाई को बता दिया है कि वो पूरे गांव को यही मशहूर कर देगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो उस रात ही उसे दफन कर दिया गया है। वो एकदम से बोली, नहीं नहीं नहीं, इसे मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला है, नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा। इम्तियाज एकदम से चौंक गया और बोला, सादिया, एक सांप का बच्चा है, क्या कह रही हो तुम? सांप के बच्चे को पालोगी? ये वैसे ही एक खौफनाक बात है। मेरी मां, मेरा बाप और दादी, किसी ने इस बात को उस सेंस में नहीं लिया, वरना तुम जानती हो कोई डर भी सकता था कि तुमने एक खौफनाक बच्चे की बजाय एक सांप को जन्म दिया है, लेकिन सबने यही कहा बस मार के दफना दो, और तुम कह रही हो उसे पालना है। वो एकदम से उसे बोली, इम्तियाज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप मुझसे प्यार करते हैं ना,
इजहार भी करते हैं, तो आज मैं आपसे मांगती हूँ, इस बच्चे को मारना नहीं है। ये मेरा बच्चा है, मैंने 9 महीने इसे अपने पेट में पाला है। इम्तियाज़ बोला, मैं तुम्हारी इस बात को झुटला नहीं सकता क्योंकि तुमने पहली दफ़ा मुझसे कुछ मांगा है। मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये होगा, इसे कहाँ रखोगे, इसे कहाँ पालोगे? ये दुनिया के सामने आएगा, जब ये बड़ा होगा ये बड़ा सांप बन जाएगा, तो दुनिया इसको कैसे देखेगी? वो बोली, मैं इसे दुनिया के सामने नहीं आने दूंगी, मैं इसे दुनिया से छुपा के रखूंगी, और अगर कभी दुनिया के लिए खतरा बना तो मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। किसी को मारने नहीं दूंगी, अपने हाथों से मारूंगी। लेकिन मैं जानती हूं, मेरी ममता जानती है, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस इसे मारे मत। और मेरा ये वादा है, ये सबसे छुप के रहेगा, कभी किसी के सामने नहीं आएगा। इम्तियाज जो जानता था कि पहली दफा सादिया ने उसे कुछ मांगा है, वो कैसे इनकार करता, उसने कहा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। वो चला गया, अपने माँ बाप से बात की। उन्होंने कहा नहीं, उसको मार दो। तो वो आगे से बोला, नहीं, उसने पहली दफ़ा मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो उसके माँ बाप इम्तियाज़ के मान गए, लेकिन दादी हाजरा बोली नहीं, उस मनहूस को मार दो, वो सांप है, सुनहरी है तो क्या हुआ, है तो नागना, मार दो उसे। दादी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन इम्तियाज़ के माँ बाप ने कहा ठीक है बेटा, उसे कहो उसे छुपा के रखे, कभी दुनिया के सामने ना आने दे। इम्तियाज़ ने कहा ठीक है। इम्तियाज़ गया और जाके उसने सादिया से कह दिया ठीक है, तुम इसे पाल सकती हो, लेकिन जैसे तुमने वादा किया है तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, इसे छुपा कर रखना। उसने कहा मैं तुमसे वादा करती हूं। अब शौहर बाहर चला गया। वो सादिया जो एक शहर की लड़की गांव में ब्याह कराई थी, उसने एक इंसान के बजाय नाग को जन्म दिया था। उसने उस मासूम से छोटे से नाग को जो सुनहरी रंग का था उठा के अपने हाथों में देखा कि मैंने इसे 9 महीने अपने पेट में पाला है, ये मेरा बच्चा है। कैसा मोती की तरह सुनहरा है, जैसे मोती का रंग सुनहरा होता है वैसे ही ये सुनहरा है, कितना खूबसूरत है। लफ्ज मोती जैसे ही उसके दिमाग में आया तो उसने प्यार से उसे कहा मोती नाग। हां, इसका यही नाम है, मोती नाग। मेरे बच्चे, तेरा नाम आज से होगा मोती नाग। और वो सांप को अपना दूध कैसे पिलाती, उसने एक बर्तन लिया और अपने बर्तन के अंदर अपना दूध निकाला और अपना वो दूध उस सांप के आगे रख दिया। वो सांप जो भूखा था उसने उस दूध को पीना शुरू कर दिया। जब उसने दूध पी लिया तो उसके बाद उसने अपने वादे को निभाना था। मैं इसको छुपाऊं कहां? कच्चे कमरे थे, वहां पे अलमारियां तो नहीं होती थी, दीवारों के बीच में जगह बना दी जाती थी अलमारी की तरह और उसके आगे कपड़ा लटका दिया जाता था सामान रखने के लिए, जो दीवार के अंदर रख दिया जाता था। उसी तरह की एक जगह उसको नजर आई। उसने उस मोती नाग को उठाया और उस दीवार के अंदर बनी हुई जगह के अंदर रख दे कपड़ा आगे गिरा दिया और उसे प्यार से बोली मेरे बेटे, मेरे मोती, बस तुझे अब यहीं रहना है, तुझे दुनिया के सामने नहीं आना, दुनिया तुझे मार डालेगी। बस मेरा बेटा, तेरी मां तुझसे बहुत प्यार करती है। और यूं बाप भी उस बच्चे सांप से प्यार तो नहीं करता था, लेकिन उसको हमदर्दी जरूर थी उसके साथ, क्योंकि उसकी बीवी सादिया उससे बेइंतहा प्यार करती थी। दादी ने कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, यहां तक कि अब इम्तियाज के माँ बाप उस मोती की शक्ल जरूर देख चुके थे कि है कैसा जिसको वो पाल रही है। बेटे के हाथों वो भी मजबूर हो गए थे, क्योंकि बेटे ने कहा था उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली चीज मांगी है, मैं कैसे इनकार करूं। तो माँ बाप भी चुप कर गए। ठीक 1 साल बाद फिर से बच्चे की पैदाइश होनी थी। घर के अंदर सारे परेशान थे कि एक नाग पैदा हो चुका है, इस दफा भी कुछ ऐसी अजीबुल खलकत मखलूक पैदा हो गई तो क्या होगा। सब परेशान थे। वहीं पे सादिया ने एक हसीनो जमील बेटी को जन्म दिया।
जैसे ही एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया तो सारा घर खुश हो गया। वो मोती नाग को तो भूल चुके थे, लेकिन उस बेटी का नाम दादी ने फातिमा रखा, क्योंकि दादी ने इम्तियाज से कहा था बस चाहती हूं मरने से पहले तेरे बच्चे देख लूं। और इम्तियाज ने कहा था आप बच्चे नहीं और बच्चों की शादियां भी करेंगी। इम्तियाज जब दादी को दिखाने के लिए अपनी बेटी लेकर गया, देखो दादी मेरे यहाँ ये खूबसूरत सी बच्ची पैदा हुई है, मेरी बेटी पैदा हुई है। तो दादी ने कहा इसका नाम है फातिमा, आज से सब इसको फातिमा कहेंगे। यूं उसका नाम फातिमा पड़ गया। बहुत हसीन और जमील बच्ची फातिमा। लेकिन ठीक 2 साल बाद उनके यहाँ एक और बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम दादी ने ही अजीम रखा। अब उस घर के अंदर फातिमा जो बड़ी थी और अजीम उससे 2 साल छोटा था, वो परवरिश पा रहे थे। वो गांव के बच्चों के साथ खेलते, गांव के घरों में भी जाते, अपने घर में भी दौड़ते। एक मोती था जो वक्त के साथ साथ बड़ा तो हो रहा था, एक सांप भरपूर बन रहा था, लेकिन बोल नहीं सकता था। लेकिन ऐसा लगता था जैसे माँ की हर बात को सुनता हो और सुनने के बाद जवाब भी देता हो। और माँ भी उससे बेइंतहा बातें करती और कहती ये तो कोई मुझसे पूछे, मेरी ममता से पूछे कि तुझे इस हालत में देख के मेरे ऊपर क्या गुजरती है। काश तो कोई इंसान होता, तू मेरे प्यार को देख सकता। मोती तू इंसान नहीं है, लेकिन तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। उसे चूमती, उसे अपने सीने से लगाती, उसे अपना दूध पिलाती रही। वो भी अब बड़ा हो चुका था। जैसे बाकी सांप फुंकारते हैं, बाकी सांप इधर उधर फिरते हैं, शरारतें करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। माँ जैसा कहती वो वैसा ही करता, एक जगह पे रहता। जब माँ उसको छुपा देती तो वहां पे छुपा रहता। जब माँ निकालती, उसे दूध पिलाती, प्याला उसके सामने रख देती, वो दूध पीता तो माँ बैठ के बातें करती रहती और उसके साथ उसको वापस रख देती। जब पहली बेटी पैदा हुई और बेटी बड़ी हो गई, फिर अजीम पैदा हुआ, वो भी बड़ा हो गया, तो वो देख चुके थे कि माँ एक सांप से भी प्यार करती है, मोती कह के उसको पुकारती है, और वो घर की उस दीवार के पीछे रहता है। उन बच्चों की भी उस मोती के साथ मोहब्बत हो गई थी। वो उसके साथ खेलते थे, लेकिन उसको अपने हाथों में उठा के या गले में डाल के नहीं फिरते थे। दूर दूर से उससे बातें करते रहते, खेलते रहते, और वो भी उनका ख्याल जैसे रखता हो। उस घर के अंदर एक अजीब मंजर था। एक मोती नाग, एक सुनहरा नाग जो एक जवान हो चुका था, 5-6 फुट का एक सांप बन चुका था, वो भी उस घर में पलकर जवान हो चुका था। और अजीम और फातिमा भी जवान हो गए थे। दादी ने कभी भी उस सुनहरे सांप को नहीं देखा था, उसे नफरत करती थी। लेकिन इम्तियाज और उसके माँ बाप, अब उनको भी मोहब्बत तो उस सांप से नहीं थी, लेकिन उसका ख्याल रखते थे। वो जब बड़ा हो गया तो उसे मां की बजाय दूसरा दूध दिया जाता, बकरियों का, भैंस का। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि एक दिन वो बच्ची जो कभी छोटी सी फातिमा थी, आज इतना जवान हो चुकी थी कि मां बाप उसके रिश्ते की बात कर रहे थे और उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया गया। और जब रिश्ते की बात हो गई, एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, तो उस घर में वो दिन आ पहुंचा जिस दिन उसकी बारात आनी थी। फातिमा की बारात आती और उसको, फातिमा को वो ब्याह कर ले जाते। तो बारात से पहले जो एक मेहंदी और मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं मुख्तलिफ डेज में, वो अदा की जा रही थी। माँ भी अपनी बेटी की शादी के लिए उतनी ही खुश थी कि बेटी जवान हो गई और दादी आज भी जिंदा थी। इम्तियाज की बात सच हुई थी कि बेटी जवान हो गई फातिमा, और दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन चलती फिरती थी, गांव की एक औरत थी, लेकिन अपनी आंखों से वो शादी होते हुए देख रही थी फातिमा की। वहीं पे घर वालों ने सादिया से कह दिया, अब इस घर में रस्में होनी हैं, इस घर में कई फंक्शन होने हैं, तो तुम्हें मोती नाग का ख्याल रखना है।
अगर वो किसी के सामने आ गया तो तुम सोच सकती हो सबका क्या हाल होगा। सबकी चीखें निकल जाएंगी, घर के अंदर भगदड़ मच जाएगी कि इसके अंदर सांप है। गांव के अंदर वैसे भी सांप हो तो मर्द उसे मार देते हैं, लेकिन औरतें तो सांप का नाम सुन के कांप जाती हैं। और जब किसी औरत ने देख लिया गलती से भी कि घर में सांप है, तो जानती हो क्या होगा? सादिया बोली, नहीं, वो किसी के सामने नहीं आएगा। मेरी बात मानता है, वो मेरी बात समझता है, और था भी तो ऐसा जैसा मां कहती थी। बोल नहीं सकता था, बेजुबान था, लेकिन अपनी वो जुबान निकाल के मां को जवाब देता, सर हिलाता था। और फिर उस रात सारे घर के अंदर मेहमान जमा थे। गांव की औरतें आई हुई थी, ढोलक बज रही थी। ढोलक की थाप पे वहां की कल्चर के हिसाब से झूमर डाली जा रही थी। खवातीन का एक बेहतरीन फंक्शन चल रहा था कि वहीं पे ही उनकी एक रिश्तेदार खातून किसी काम के सिलसिले में अंदर चली गई। वो भी उसी गांव की औरत थी, जानती थी जिस चीज को वो ढूंढ रही है। इस तरह की चीजें इस कपड़े के पीछे दीवार के अंदर जो खाना बनाया जाता है, इसमें रखी जाती हैं। तो वो ढूंढती ढूंढती सीधा उसी खाने की तरफ चली गई। जैसे ही उसने उस खाने के आगे से कपड़ा हटाया तो पीछे फन फैलाए मोती नाग बैठा हुआ था। उसने जैसे ही देखी, उसके मुंह में दबी दबी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो जोरदार चीखें मारती और भागती, उसके पीछे दौड़ती हुई सादिया आ गई, जिसको पता चला था कि वो कमरे में कुछ ढूंढने के लिए गई है। उसने देखा उस औरत की आंखें खौफ से फटी हुई हैं और वो चीखें मारने वाली है। तो सादिया ने उसे देखते ही कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो उसने डरते डरते सांप की तरफ इशारा कर दिया। तो सादिया ने कहा, ओह सांप, लेकिन मैं इसको मारती हूं, लेकिन शोर मत डालना, क्योंकि घर के अंदर सारे लोग मौजूद हैं और किसी को भी पता चल गया अंदर सांप है तो भगदड़ मच जाएगी। ये शादी वाला, खुशी वाला दिन गम में बदल जाएगा, इसलिए डरो मत। मैं इसे मार देती हूं, तुम फौरन बाहर जाओ, मैं इसे मार के अभी फेंक के आती हूं। वो इस तरह डंडा ढूंढना शुरू हो गई उसके सामने और उसे कहा, मैं इसको मारती हूं, तुम बाहर जाओ। वो औरत डर गई, कहीं मारते हुए मुझे ना डस ले। सादिया ने एक डंडा उठाया और डंडा उठा के जैसे ही वो सांप के करीब पहुंची, औरत बाहर भाग गई। लेकिन उसने बात मान ली थी कि जब वो मारने लगी है तो बाकियों को क्यों डराना, क्योंकि उसने, औरत ने डरते हुए कहा था, इसको फौरन मारो, ये जहरीला सांप है, किसी को मार डालेगा। सादिया ने डंडे को नीचे फेंका और परेशान हो गई, अब क्या करूं। वहीं पे एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था। उसने मिठाई के डब्बे को उठा के उसी सांप के आगे रख दिया और उसे कहा, मोती मेरे बेटे, इसके पीछे छुप के रहना। तू जानता है ना, तू बड़ा है, इस घर का बड़ा बेटा तू है। तेरी बहन फातिमा की शादी होने जा रही है, तू जानता है ना, आज उसकी मेहंदी की रस्म है। काश तू सबके सामने आ सकता। मैं तुझे कैसे सबके सामने ले आऊं, सब तुझे देखकर डर जाएंगे, तू नाग जो है। लेकिन बस तू अब इस डब्बे के पीछे छुपा रही, बाहर ना आई, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर गलती से भी तुझे कहीं देख ले तो छुप जाई, सामने ना आई। बेटा बस मेरी लाज रखी, तू जानती है ना मां तुझसे कितना प्यार करती है। तेरी वजह से अगर घर में भगदड़ बच गई और तेरी वजह से तेरी बहन की ये शादी टूट गई तो सब तुझे मार डालेंगे। और मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि इस मोती की वजह से अगर कभी कोई मसला हुआ तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगी। मैं तो तुझे अपने हाथों से नहीं मार सकती, हाँ तेरी मां मर जाएगी, बाहर ना आई। उसने जबान ऐसे निकाली जैसे कह रहा हूं, हाँ मां, जैसा तू कह रही है मैं वैसा करूंगा। और उसने सर को नीचे ऐसे हिला दिया और जमीन पे अपने उस हिस्से को जो फन था फैलाए बैठा था जमीन पे रख दिया इस अंदाज में कि ठीक है मां, सरे खम तस्लीम कर लिया, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। अब वो जाकर लोगों के साथ मसरूफ हो गई। वो फंक्शन खैर व आफियत से गुजर गया। अब वो दिन आ पहुंचा जब बारात आनी थी। बारात वाले दिन घर के अंदर एक हंगामा था, बारात आई हुई थी। वहीं पे एक छोटा लड़का अंदर कमरे में घुस गया और जैसे ही वो अंदर गया उसी लम्हे उसने उस पर्दे को हटा लिया। मां जो इतने दिनों से फंक्शन में मसरूफ होती वो भूखा बैठा रहता और मां रात को भाग के जा से उसे दूध देती गाय का। आज सादिया
मीठे चावल बनाने जा रही थी। चावल फुल उबल चुके थे, पानी बॉयल हो रहा था, बिल्कुल देगची के अंदर से छलांगे मारता हुआ पानी था। और बच्चा वहीं पे अंदर जब कमरे में गया तो उस बच्चे ने जैसे ही कपड़े को हटाया, पीछे उसने छुपे हुए मोती नाग को देख लिया। मोती नाग को जैसे ही पता लग गया कि इस बच्चे ने मुझे देख लिया, उसको तेजी से नीचे निकला और चलता हुआ घर के पीछे, साथ ही जो नाली सी बनी हुई थी, उस नाली के अंदर जाकर छुप गया। उधर मां ने वो जो चावलों का पानी था, कच्चा सा फर्श होता है गांव के अंदर, वो उठाया और नाली में फेंकने के लिए गई। और उसने वो उबलता हुआ गर्म, इंतहाई गर्म पानी उस नाली के अंदर डाल दिया। जैसे ही उस नाली के अंदर वो शदीद गर्म पानी गया तो वो नाली से बाहर निकलता तो उस वक्त कुछ औरतें और भी खड़ी थीं, जो अपने मुंह को बाहर निकाल के बैठा देख रहा था कि और भी औरतें खड़ी हैं, लेकिन वो इस अंदाज में छुपा हुआ था, उसको देख नहीं सकती थी। उसने देखा कि इस गर्म पानी की वजह से अगर मैं बाहर निकलता हूं, क्योंकि ये गर्म पानी मुझे जला डालेगा, गर्म पानी मुझे मार डालेगा, अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मां ने कहा था तेरी वजह से किसी का फंक्शन खराब ना हो, वो मेरी बहन है, ये तो फंक्शन खराब हो जाएगा। वो वहीं बैठा रहा, बाहर नहीं निकला। वो फंक्शन खराब नहीं करना चाहता था और उस इंतहाई उबलते हुए गर्म पानी ने उसे जलाकर मार डाला। फातिमा अपने घर को रुखसत हो गई। सब खुश थे कि खैर आफियत से फंक्शन हो गया था। वो दुल्हन बनी चली गई थी। मां जब होश में आई कि सारे काम हो चुके हैं, अब मुझे मोती को भी दूध देना चाहिए, वो तो भूखा होगा। और जैसे ही गई देखती है मोती वहां पे नहीं है। कमरे में ढूंढना शुरू कर दिया, इधर उधर ढूंढा, बेटा आ गया। मां क्या हुआ है? अजीम ने पूछा। उसने कहा मोती नहीं मिल रहा, तेरा भाई नहीं मिल रहा। अजीम बड़ा हो चुका था, उसकी बहन की शादी हो गई थी, वो उसे भाई समझते थे, अजीम भी और फातिमा भी, क्योंकि मां ने यही उनको समझाया था कि तुम्हारा बड़ा भाई है। उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। जब घर वालों को पता लगा, सादिया परेशान हो गई है, मोती का कहीं पता नहीं है, मोती कहां गया है। ढूंढते ढूंढते जब वो लोग उस नाली के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, मोती उस नाली के अंदर मुर्दा पड़ा हुआ है। मां के सामने जैसे ही उसके मुर्दा वजूद को उठाकर लाया गया, मां तड़पना शुरू हो गई, उसके आंसू बहना शुरू हो गए, वो रोना शुरू हो गई। मेरा मोती मर गया, मेरा मोती मर गया। वो एक जनूनी सी हो गई थी, कोई नहीं जानता था वो इतना मोती से प्यार करती है कि उन्होंने मोती को नाली के पानी में था, धोया, साफ किया, साफ करके उसके सामने रखा था। कहा अब दे दो, इसे फेंक दें। उसको बोली नहीं, इतना तो मोहलत दे दो, मां हूं, इसे कई सालों से पाल रही हूं, इसी तरह उठा के फेंक दो, रोने तो दो, दिल तो हल्का कर लेने दो, आज रात तो मेरे पास छोड़ दो, कल फेंक देना इसको। मां की हालत देख के सब मान गए। मोती को सादिया के हवाले कर दिया गया। सादिया उस मोती को लेकर अपने बिस्तर पे जाके इस तरह रोई, इस तरह रोई। उस मरे हुए मोती को उसने गले से लगाया हुआ था और रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी आंख लग गई और जैसे ही उसकी आंख लगी उसने ख्वाब देखा। वो ख्वाब जो वहीं पे टूटा था जब उसने पहली दफा मोती को जन्म दिया था और जन्म देते ही अपने माजी में खो गई थी और उसके बाद फिर से उसे कुछ याद ही ना रहा। वही माजी का टूटा हुआ ख्वाब जहां पे छोड़ा था, वहीं से ख्वाब उसको नजर आया। वो घर वापस आई थी, उसके सर का दर्द दूसरे दिन फिर से शुरू हो गया था और फिर डॉक्टर के पास उसे मां बाप लेकर गए थे और उसके बाद कुछ दिन तक वो फिर से ठीक रही थी। लेकिन फिर उसे मंजर याद आ गया जब वो वजूद उसका कांप रहा था, उसे लगा था कि जलजला आ गया है, उसे लगा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। उस दिन वो
डरते डरते गहरी नींद सो गई थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों को बंद कर दिया हो। तभी उसने एक ख्वाब देखा था। एक घोड़े पे सवार इंतहाई खूबसूरत सा नौजवान, जिसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी है, इंतहाई खूबरू, इंतहाई खूबसूरत, वो घोड़े को दौड़ाता हुआ आता है और सादिया के सामने आके उस घोड़े को रोक देता है। कुछ देर खड़ा वो सादिया को देखता रहता है और सादिया को देखने के बाद वो वहां से चला जाता है। वो सादिया से कोई भी बात नहीं करता। थोड़ी देर के बाद सादिया उठती है, उसका सर का दर्द ठीक हो चुका होता है। वो कहती है, कैसा ख्वाब था? घोड़े पे सवार वो नौजवान, वो हसीनो जमील नौजवान कौन था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब भी अब उसके सर में दर्द होता तो एक ही ख्वाब देखती कि घोड़े पे सवार वो नौजवान आया है और उसके सामने खड़ा होके उसे देख रहा है। कभी भी वो घोड़े से नीचे नहीं उतरा था, घोड़े के ऊपर ही सवार बैठा रहता था और उसे देखता था और उसे देखने के बाद कुछ देर रुकने के बाद घोड़े को दौड़ाता हुआ चला जाता था। यहां तक जब उसने ख्वाब देखा, उसके बाद उसने देखा जिसको वो सीने से लगा के लेटी है और सोते सीने से लगाते ही उसे नींद सी आ गई है, जो मर चुका है। वो सुनहरी नाग, मोती नाग, वो जिंदा हो चुका है और जिंदा होते हुए चलते 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 बिल्कुल उसके कदमों में आया है और उसके कदमों पे आके उसने अपना फन बारी बारी पहले एक पांव को चूमा है उसने अपने फन से, और फिर दूसरे फन से उसने अपने माँ के दूसरी कदम को चूमा है और माँ देखती है कि वो मेरे कदमों को चूम रहा है और उसके बाद वो फन फैलाकर बैठ गया है। और उसके बाद माँ से बोला है एक इंसानी आवाज में, माँ मैं तेरा बेटा मोती नाग, मैं जानता हूं मां तू मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। तूने जिस तरह दुनिया से छुप के मुझे प्यार दिया है, मेरा ख्याल रखा है, मैं तेरे सामने कभी बोल नहीं सका, तेरे सामने कभी मैंने जुबान नहीं खोली। जिस राज से मैं वाकिफ था, नहीं चाहता था मेरी मां उस राज से वाकिफ हो। लेकिन आज मैं उस जहां में पहुंच चुका हूं जहां मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जब तक मां मैं तेरे पास था, उस राज को मैंने अपने सीने में दफन किए रखा। उस राज को मैंने किसी को भी नहीं बताया। मां तुझे बता देता लेकिन तू डर जाती। आज मरने के बाद इस जहां जो तुम लोगों की, इस जहां जो एक दुनिया है, इंसानों की दुनिया, इस जहां से तो मैं चला गया हूं एक और जहां। अब मुझे यह राज बता देना चाहिए। मां तुझे याद है, तू एक ख्वाब देखती थी। एक घोड़े पे सवार इंतहाई हसीनो जमील नौजवान तेरे पास आकर खड़ा होता था, तुझे कुछ देर देखता रहता था और उसके बाद घोड़े को दौड़ाकर चला जाता था। उसके बाद मां, क्योंकि तुझे कोई याद नहीं है, आज तुझे मैं बताता हूं। कुछ दिनों तक मां तूने वो मुसलसल जब ख्वाब देखा था, उसके बाद तेरे हाथ पांव मुड़ने शुरू हो गए थे। पहली दफा घर में, वो शाम का टाइम था, अंधेरा फैल चुका था कि तू अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी। उस दिन भी तेरे सर में दर्द था कि एकदम से तेरे पांव टेढ़े होने शुरू हो गए और तेरे हाथ भी खुद ब खुद मुड़ गए थे। जब तेरे हाथ पांव मुड़ गए तो मां तू अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। तूने अपने सर से दुपट्टा उतार दिया था और अपने बंधे हुए बालों को खोल दिया था। वो सारे बाल तेरे चेहरे के ऊपर, तेरे चेहरे के इर्द गिर्द फैले हुए थे। सारे घर वाले परेशान हो गए। हाथ पांव अजीब से अंदाज में मुड़े हुए और बालों को इस तरह कोई खोल के लड़की नहीं बैठती, और वो भी रात के टाइम। घर वाले भागे थे कि ये क्या कर रही हो सादिया। लेकिन उसी लम्हे अंदर कोई और बोला था। जिस लम्हे आप बाल खोल कर बैठी थी, आपके वजूद के अंदर से कोई और बोला था। और काफी देर आपकी ऐसी हालत रही थी
1.5 घंटे बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को पीछे चारपाई की तरफ ले गई थी और सो गई थी। और जब आप उठी थी तो आप ठीक हो गई थी, लेकिन घर वाले परेशान हो गए थे। किसी ने भी आपके सामने ये बात नहीं की थी कि जब आप थोड़ी देर पहले बाल खोल कर बैठी थी तो आपके अंदर हाजिरी हो चुकी थी और बोलने वाला कोई मर्द था। मां, उसके बाद आपके अंदर मुसलसल हाजिरी होने लगी, और जब आपके अंदर हाजिरी होती तो आपको कुछ भी याद ना रहता, और जब आप होश में आती तो घर वाले आपसे छुपा लेते, क्योंकि उनको इमाम साहब ने बोला था, एक मस्जिद के इमाम ने, कि इनसे छुपाया जाए, इनको कुछ भी ना बताया जाए। और फिर ये सिलसिला कई महीनों तक चला। वो कई जगहों पे आपको लेकर गए, आपका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन आपका इलाज ना हो सका। कई लोगों ने दावे किए कि वो बड़े पहुंचे हुए हैं। जब उनके पास आपको लेके जाया गया, उल्टा उनको नुकसान हुआ। बहुत सारे वाकयात हैं मां, एक मैं आपको बता देता हूं। आपके घर वाले क्योंकि जानते थे कि जब ये होश में आती है इसको किसी बात का याद नहीं रहता, जो आपके सामने इस बात का जिक्र भी नहीं करते थे। एक दिन वो आपको एक ऐसे आमिल के पास लेके गए जो एक शैतान और खब्बीस इंसान था। उसने जब आपके हुस्न को देखा, आपके चेहरे को देखा, तो आप पे फिदा हो गया, और उसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो आपके साथ शैतानी अमल खेलेगा। उसने कहा, इस लड़की का मैं इलाज कर सकता हूं, इसे 3 दिनों के लिए मेरे इसी आस्ताने पे रहना होगा, और 3 दिनों के बाद ये लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके माँ बाप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, तो उसने कहा, नहीं मानोगे तो कहीं से भी इलाज करा लो, नहीं होगा, इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूं। उसने कुछ शोबदे दिखाए, ऐसी करामात दिखाई जो करामात नहीं थी, वो झूठ था, वो फरेब था, फ्रॉड था। आपके माँ बाप मान गए, लेकिन इस शर्त पे माने कि वो 3 रातें अगर वहीं रहेंगी तो आपकी मां भी साथ रहेगी। मां थी ना, पाला था। जिस कमरे में आपको रखा गया उसके साथ वाले कमरे में ही आपकी मां सो रही थी, और उस कमरे में वो खबीस शैतान रात को आपके पास पहुंच गया। उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपको खाने के साथ जो चाय दी गई थी उसके अंदर नशा आवर चीज मिला दी गई, और जब आपने वो नशा आवर चीज चाय में जो मिली हुई थी पी ली, तो थोड़ी देर के बाद ही आप गहरी नींद सो गई। वो जानता था कि साथ वाले कमरे में आपकी मां सो रही है, लेकिन वो ये चाहता था कि जब आप बेहोश हो जाएंगी तो आप कोई मज़ाहमत नहीं करेंगी, और वो आपके वजूद को, मेरी मां के वजूद को नोचना चाहता था, खबासत मिटाना चाहता था, शैतानी खेल खेलना चाहता था। लेकिन वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसी वजूद ने जो आपके अंदर बोलता था, जिसने घर वालों को बता दिया था कि कोई उसे नहीं निकाल सकता, वो उसके वजूद के अंदर रहता है, अभी वो कमरे में दाखिल ही हुआ था कि मां उसी वजूद ने उस कमरे के दरवाजे को खुद ब खुद बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा तो खुद ब खुद बंद हो गया, लेकिन उसके बाद वो जो शैतानी आमिल वहीं पे खड़ा था, उसी वजूद ने जो आपके अंदर रहता था उसको पांव से पकड़ा, और पांव से पकड़ने के बाद सीधा उल्टा लटका दिया। अब वो चीखें मार रहा था, लेकिन उसकी चीखें कोई भी नहीं सुन पा रहा था। तो उसके पांव छत को लग रहे थे, छत के साथ वो उल्टा लटका हुआ था, और वो जितनी गला फाड़ के चीखें मार सकता था वो चीखें मार रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। काफी देर इसको इस तरह उल्टा लटकाने के बाद उसको जमीन पर रख दिया गया, और उसके बाद उसे इतना मारा गया कि उसका जिस्म पे लहू तो ना निकला, खून तो ना निकला, लेकिन यूं समझिए बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। अगले दिन उसे बुखार था, उसे इतनी चोटें आई थी, उसने खुद ही कह दिया, इसे ले जाओ, ये ठीक नहीं हो सकती। आपके घर वाले तो वापस ले गए, और वहीं पे वो जो आपके वजूद के अंदर था वो इंतजार में था। जैसे ही आपको लेकर घर पहुंचे, उसी शाम ही वो वापस गया। मां, उसने उसे मार दिया था। आपके अंदर रहने वाले उस वजूद ने उसको मार दिया था। उसकी मारा भी किस अंदाज में था कि वो बैठा हुआ था,
और एकदम से वो छत पर चढ़ गया था। उसके मुरीद समझ ना सके कि इसको क्या हुआ है। वो जैसे ही छत पर गया तो उसके बाद उसने छत से छलांग लगा दी थी। माँ वो खुद नहीं गया था, वो उसको जादू के जोर पे ऊपर लेके गया था और उसने छलांग नहीं लगाई थी, उसने उसे धक्का दिया था और वो नीचे सर के बल जाके गिरा था। उसकी गर्दन टूट गई थी, उसने उसे मार दिया था। और जब वो मर गया और उन्होंने उसके वजूद को देखा तो वो सब देखकर हैरान रह गए थे। उसके वजूद से खून तो नहीं निकला था, लेकिन उसके अंदर इतना उसको मार पड़ी थी, इतना मार पड़ी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी आपको कई जगहों पर लेकर गए, लेकिन आपका इलाज ना हो सका। वहीं एक नेक बुजुर्ग हस्ती के पास आपको लेकर गए। वो नेक बुजुर्ग हस्ती जान गई थी कि आपके ऊपर जो फिदा है वो बहुत ही ताकतवर है। जो आप पे फिदा हुआ था वो एक कबीले के सरदार का बेटा था, जिनात के उस कबीले के सरदार का बेटा, जो बहुत बड़ा कबीला है और बहुत ताकतवर कबीला है। मां, जब आप उस बेरी के दरख्त के नीचे गई थी अपनी दोस्त के साथ, तो वो वहीं से गुजर रहा था। ऊपर से उड़ते हुए उसने आपको नीचे बेरी के दरख्त के नीचे देखा था, तो वो बेरी के दरख्त पर बैठ गया था और वहीं से वो आपके साथ इस अंदाज में चल पड़ा था कि आपको कभी भी उसने होश नहीं आने दिया। जानता था बहुत डरपोक सी लड़की हैं, उसको पता भी चल गया कि इसके साथ कोई जिन है तो ये खौफ के मारे मर जाएगी, इसलिए उसने कभी आपको पता नहीं लगने दिया। वो आपके साथ रहता रहा, वो आपके अंदर हाजिर भी हो जाता था, आपके घर वालों को भी बता चुका था, अपना वजूद तो नहीं दिखाया था, अपनी आवाज़ सुना चुका था, लेकिन आपके सामने नहीं आया कहीं आप डर ना जाएं। लेकिन जब उस नेक बुजुर्ग ने उसे हाजिर किया तो आप उस वक्त भी होश में नहीं थी, आप सामने बैठी हुई थी। और उसने पढ़ाई शुरू की तो थोड़ी देर के बाद आप हिलना शुरू हो गई और हिलते हिलते आपके अंदर हाजिरी हो गई। जब हाजिरी हो गई तो वो बोला, मैं जानता हूं तुम कौन हो। आग के बने एक मिट्टी के बने इंसान के ऊपर हमला आवर हो, बस अपने बारे में खुद बताओ, कहां से आए हो, क्या नाम है, क्यों इस लड़की को जकड़ रखा है। तो वहीं कमरे में एक आवाज गूंजी, मेरा नाम हारून है, मैं कबीले के सरदार का बेटा हूं। हामून है, हारूनी हामून है, मैं कबीले के सरदार का बेटा हूं। मैंने जब इस लड़की को देखा था इस पे फिदा हो गया हूं, मैं इससे इतना प्यार करने लगा हूं, मैं चाहूं भी तो इसे छोड़ नहीं सकता। जानता हूं ये एक मिट्टी की बनी इंसान ज़ादी है और मैं आग से बना जिन ज़ादा, लेकिन प्यार अंधा होता है। इसका हुस्न मुझे दीवाना कर गया, मैंने इसके साथ रहना शुरू कर दिया और मैंने उस दिन कसम खा ली थी, मैं मरता मर जाऊंगा इसे नहीं छोड़ूंगा, हमेशा इसके साथ रहूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा और यही मेरे बच्चे की मां बनेगी। मैं इसे अपने कबीले में ले जाऊंगा, अपने मां बाप को राजी करूंगा। मेरा बहुत बड़ा कबीला है, मेरे मां बाप बहुत ताकतवर हैं, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। तो वो बुजुर्ग बोले, नहीं, मैं जानता हूं तुम बहुत ताकतवर कबीले से हो, मैं अगर तुम्हें मारना चाहूं, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहूं, तो यह भी अपने इल्म से जान चुका हूं, तुम जिस कबीले के वारिस हो वो कबीला मुझे नुकसान पहुंचाएगा और इतने बड़े कबीले से मैं, लाजमी सी बात है, पंगा नहीं ले सकता। बस तुमसे इतना कहूंगा, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो और एक और वादा भी तुम्हें मुझसे करना होगा, दोबारा इसकी जिंदगी में कभी नहीं आओगे। वो जिन बोला, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसे अपने कबीले में लेके जाना चाहता हूं, लेकिन आपके इल्म को भी जानता हूं कि आप मुझे जला सकते हैं, आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे भस्म कर सकते हैं, लेकिन आपको भी डर है कि मेरा कबीला आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, बड़े बड़े मेरे सामने आए, मैंने सबको मात दे दी, आपके इल्म के आगे मैं भी बेबस हूं। आपसे एक वादा करता हूं, इसे पता नहीं चलेगा,
लेकिन मैंने अपने आप से कसम खाई है कि ये मेरे बच्चे की मां बनेगी। और आप जानते हैं मैं मरने के लिए तैयार हूं। आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दें, या फिर मैं आपसे वादा करता हूं मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बच्चा इससे जरूर पैदा करूंगा, क्योंकि मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं वादा निभाऊं, एक बच्चा इससे पैदा करूं और चला जाऊं, या फिर आप मुझे मार डालें और मेरा कबीला आपसे पूछेगा। मां, उस नेक बुजुर्ग ने देख लिया था कि कबीले के लोग वाकई उसके पीछे आएंगे और उस बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाएंगे, तो बुजुर्ग ने इसी में बेहतरी समझी कि ठीक है, वादा करो लेकिन इसे छोड़ देना। हामून ने वादा कर लिया और कहा इसके घर वालों से कहें जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दें। मैंने अपना वादा पूरा करूंगा, इसकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन अपने बच्चे से मिलने के लिए आता रहूंगा। वादा करता हूं इसके सामने कभी नहीं आऊंगा, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हामून उस जगह को छोड़कर चला गया। बुजुर्ग ने बताया अब ये ठीक है, इसकी शादी कर दें, इसे कुछ भी याद नहीं है इसके साथ क्या बीता था, क्या गुजरा था, ना ही इसी बताने की जरूरत है, लेकिन इसकी शादी दूर दराज के किसी गांव में कर दीजिए, क्योंकि हामून कह के गया था इसे कहिए ये बहुत दूर चली जाए, इस शहर में रहेगी तो इस शहर में मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो ये भी एक शर्त थी जो हामून रख के गया था, इसलिए एक बहुत दूर के गांव का रिश्ता उसके लिए ढूंढा गया और सादिया की वहां पे शादी हो गई। पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक फर्मा बरदार, खाना पकाने वाली, कढ़ाई सिलाई करने वाली एक बहुत अच्छी नेक लड़की थी, इसलिए जाते ही उसने उस घर को अपना गर्विदा बना लिया। सब उसके गर्विदा हो गए, फर्मा बरदारी पे, उसकी खूबसूरती पे, उसकी नेक सीरत पे। लेकिन मां, कोई नहीं जानता हामून जो मेरा बाप है, मैं उसी का ही बेटा हूं। हामून ने कहा था सिर्फ एक बच्चा पैदा करूंगा और मैं चला जाऊंगा और कभी उसके सामने नहीं आऊंगा। मां, 9 महीने मैंने आपके पेट में जन्म लिया, हामून ही मेरा बाप था। आप मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, आप नहीं जानती थी ये बच्चा कैसे आपके यहां पैदा हो गया है, इंसान की बजाय एक नाग पैदा हो गया है, लेकिन आप फिर भी मोहब्बत और अकीदत और इस अंदाज में मुझे चूमती, मुझे प्यार करती। उस मोहब्बत को, उस प्यार को देख के भी मैंने इस राज को राज रखा कि मैं कौन हूं, क्यों एक नाग के रूप में पैदा हुआ हूं। बाप मुझसे मिलने के लिए आता रहा, कभी आपके सामने नहीं आया और मुझे भी कहा यह राज है बेटा, इसको राज रखना। मैंने भी इसको राज रखा। आपकी दीवानगी, आपकी मोहब्बत को देख के मैं खुश होता था कि मेरी मां मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। कोई कम ही होगी मां जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती होगी। आप मेरे बाकी बहन भाई अजीम और फातिमा से भी प्यार करती थी, लेकिन जो मुझसे प्यार करती थी मैं हैरान होता था। बाप आता, छुप कर मुझसे मिलता, आपको पता भी न चलता और चला जाता। मैं जवान हो गया, बाप ने अपना वादा निभाया। उस शादी की रात, इस शादी की रात जब उस बच्चे ने मुझे देख लिया तो मैं छुपने के लिए उस नाली के अंदर चला गया। आपसे मैं वादा जो कर चुका था, आपने कहा जो था हिलना मत। वहां उस नाली के अंदर जब गर्म पानी फेंका जा रहा था, मां, मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था कि मेरी वजह से कहीं मेरी बहन की शादी पे असर ना पड़े। इस खौफ की वजह से मां मैं कुछ भी ना कर सका और इतनी जल्दी में सारा कुछ हुआ। पानी इतना जल्दी मेरे ऊपर गिराया गया कि मुझे सोचने समझने का मौका ही ना मिला। मैं तो चुप कर बैठा हुआ था और यह पानी आया, मेरे पास कोई फैसले की टाइम ही नहीं बचा था, वरना शायद मैं अपने आप को बचा लेता। लेकिन वो इतनी जल्दी में हुआ। एक खौफ मेरे अंदर सवार था, मेरी बहन की शादी को कुछ नहीं होना चाहिए, और बहन की शादी को बचाने के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैं इस जहां में नहीं मां, उस जहां में हूं जहां मैं अब सुकून में हूं।
क्योंकि अब मैं मर चुका हूं, अब कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, तो आज इस राज को भी आपके सामने खोल दिया है। और हाँ माँ, आज जब अपनी माँ को मैं कदम बोस कर चुका, माँ के कदम चूम चुका, आज मैं जा रहा हूँ, आखिरी दफ़ा अपनी माँ से मिलने आया हूँ, उस अधूरी कहानी को, उस अधूरे ख्वाब को मैंने आपको सुनाकर मुकम्मल कर दिया है। माँ, आज जाते जाते ये बेटा आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सका, आपकी मोहब्बत का एहसान तो नहीं उतार सकता। हाँ, मेरा ये मुर्दा वजूद ज़रूर आपको फ़ायदा देगा, इसको बेच दीजिएगा माँ, ये आपके दिन बदल देगा। और उसके बाद वो जो कदमों में बैठा हुआ था एकदम से उठा और माँ से लिपट गया। उसी लम्हे माँ की आंख खुल गई। उसने क्या देखा कि वो मुर्दा सांप अभी भी माँ की बाहों में है और माँ ने उसको गले से लगाया हुआ है और उससे लिपटी हुई है। ये कैसा ख्वाब था? वो चौंक सी गई। सुबह किस लम्हे माँ की आंख लगी कोई पता नहीं, और जब सुबह उसको जगाने आए तो क्या देखते हैं, एक सोने का बना हुआ सांप माँ के पास पड़ा हुआ है, जो प्योर सोने का बना हुआ था। और सादिया जब उठी, उसने सोने के सांप को देखा तो उसको समझ लग गया, उसने ख्वाब में ही तो कहा था, ये मेरा मुर्दा वजूद भी माँ आपको बहुत फायदा देगा। वो सोने के सांप को उस दादी के पास लेकर गई थी और कहा, ये मेरा बेटा जो आज जाते जाते भी सोने का बन के गया है, जिससे आप सारी जिंदगी नफरत करती रही हैं, देख लो घर वालों, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और वो धाड़े मार कर रोना शुरू हो गई। उस सांप को बेच दिया गया था, बेइंतहा पैसा मिला था। वो बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने गांव को भी छोड़ दिया था, शहर की जिंदगी में आ गए थे। लेकिन सादिया आखिरी दिनों में जब बूढ़ी हो गई थी तो वो रोती थी, धाड़े मार कर रोती थी, और तभी उसने अपना वो सारा किस्सा, वो सारी आप बीती सुना डाली थी। जो उसके अंदर राज था, उसने कहा, अब तो मैं मरने लगी हूं, मैं कैसे इस राज को लेकर मर जाऊं, मैं आज भी अपने मोती नाग को मिस करती हूं, उसकी कमी महसूस करती हूं। और उसने ये वाला ख्वाब सुना दिया था। और जब ख्वाब सुनाने की देर थी, ऐसी खबरें फिर कहाँ छुपती हैं, तो आग की तरह फैलती हैं, और आग की तरह ये कहानी सब तक पहुंच गई। मोती नाग। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।